Today is the last lecture for this topic, and the topic we are doing is magnetism and matter. In the last class, I discussed three properties of paramagnetism, dimagnetism, and ferromagnetism. Okay. The first thing we discussed was diamagnetism. Diamagnetism are those substances which are repelled in the magnetic field or which repel the magnetic field, and here it was attributed to the magnetic moment of the electron. Okay, कि हर एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, पर हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है. एंड व्हाट हैपेंस इज, जो भी ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, तो खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस एरिया में एक फ्लक्स क्रिएट होता है. और लेंज लॉ ये बोलता है कि जो भी फ्लक्स में चेंज होगा उसको अपोज किया जाएगा. तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा के फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ऐसे मॉडिफाइड हो जाएगी वो फ्लक्स को डिक्रीज करे. और अगर वो फ्लक्स को डिक्रीज करे वाला मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे मॉडिफाई होगी वो फ्लक्स को इंक्रीज करे. इन बोथ द केसेस the magnetic field inside the material will reduce. Okay, and this property is known as diamagnetism. Lenz law next chapter में डिटेल में करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. This property is known as diamagnetism, which is present in all the material. पर होता क्या है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये जो डायमैग्नेटिक बिहेवियर है ये उतना प्रोमिनेंट नहीं होता. अदर बिहेवियर्स आर मोर प्रोमिनेंट. Okay, then comes the substance which are known as paramagnetic substance. Okay, मैंने सारे एलिमेंट के नाम लिख दिए थे, या जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, वो तुम्हारे को बहुत बाय हार्ट याद होने चाहिए, वो तो रटने वाला काम है. जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे थे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन. हम ये बोल रहे थे कि एटम का इटसेल्फ एक मैग्नेटिक मोमेंट है. ओके, जो कि कम है बट है. बट थर्मल एक्साइटेशन की वजह से सब इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है. और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे जो एटम के मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं. एंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इंक्रीजेस एंड यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक मोमेंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो वी से द मैग्नेटाइजेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑफ द मटेरियल. बट इसका भी एक सैचुरेशन होता है. जब सारे एटम्स अलाइन हो जाएंगे तो सो हियर हमारे पास एक फॉर्मूला था, m is equal to c b naught upon t. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे m डिपेंड करता है और टेंपरेचर पे भी m डिपेंड करता है. सो यू डिक्रीज द टेंपरेचर, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है, बट वो भी एक लिमिट तक ही होगा, क्योंकि जब पूरा मैग्नेटाइजेशन अचीव हो गया, सारे एटम्स ने अलाइन कर दिया, उसके बाद टेंपरेचर डिक्रीज करने से भी मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा. एंड दिस वाज रिलेटेड टू xi. Xi is equal to c mu naught upon t. Okay, and c is a Curie's constant, क्योंकि क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था. दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ. और या तो मैग्नेटिक बी डॉट की अपर वैल्यू होगी या टेंपरेचर टी की लोअर वैल्यू होगी. बियॉन्ड दैट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड. देन वी कम टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, पर उसमें एक एटम अकेले का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है. एटम्स एक सराउंडिंग में अपने आप को अलाइन कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड यू गेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हिच वी कॉल इट एज डोमेन. और उस डोमेन की जो साइज है, जिसका ऑर्डर है ऑफ 1 मिलीमीटर है, और एक पर्टिकुलर डोमेन में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसका ऑर्डर होता है 10^11. सो यू इनसाइड द मटेरियल देयर आर डिफरेंट डोमेन्स जिसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बट ऑल दोस डोमेन्स हैव रैंडम मैग्नेटिक मोमेंट, सो द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज zero. But when we put this ferromagnetic substance into the external magnetic field, all these domains align and you get a increased magnetic field in this substance. Okay,
ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेट होते हैं। फिर अपन ने इसमें दो तरह के मैग्नेट डिफाइन किए थे, हार्ड मैग्नेट एंड सॉफ्ट मैग्नेट। हार्ड मैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डोमेन्स अपने आप को अलाइन कर देते हैं। अब अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे तो भी डोमेन्स अलाइन करेंगे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। एंड देयर आर अदर सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिनको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डोमेन अलाइन हो जाते हैं, लेकिन जब उनको रिमूव कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो डोमेन वापस से डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दीज आर नोन एज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड इसके लिए भी अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था, xi is equal to c upon t minus tc and this is only valid for t greater than tc। मैंने बात बताई कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डोमेन्स विल गेट डिस्टर्ब, देयर इज थर्मल एजिटेशन एंड the domain gets disturbed, so magnetic field inside जो मैग्नेटाइजेशन होगा मटेरियल का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। The gradual decrease in the magnetization of the ferromagnetic substance is compared to the liquefaction of the solid crystal। Okay? और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो अपनी फेरोमैग्नेटिज्म लूज करके they tend to become paramagnetic substance। Okay, so this formula is only valid for T greater than Tc। After that the ferromagnetic substance doesn't remain a ferromagnetic substance। Okay, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। And now I'm coming to the last topic of the day and we'll finish this chapter, and this is known as hysteresis। This is a solenoid। हम लोगों ने solenoid स्टडी किया है, right? And inside this there is a magnetic field B, B naught or B which is mu naught and I। Okay? ये तब की बात है जब सोलेनॉइड के अंदर एयर है, मतलब उसके अंदर अपन ने कोई क्या बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस इंसर्ट नहीं किया है। नाउ व्हेन यू इंसर्ट द मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनसाइड इट, लेट्स से वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दैट्स अ फ्रेश फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पहली बार उसको इंसर्ट करते हैं अपन। ओके, B and H। H is what? H was a property which is defined as magnetic intensity। ठीक है, and H को मैंने बोला था that is purely depending on I। That is purely depending on I। जब अपन ने if you remember, if you don't remember then try to remember, जो मैं बोल रहा हूँ वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। अपन ने सोलेनॉइड के अंदर जब करंट फ्लो हो रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है B naught which is mu naught Ni। Then when you insert a ferromagnetic substance तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, उसके डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं तो अंदर का मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। अंदर का मैग्नेटिक फील्ड B नॉट से इंक्रीज होकर B हो जाता है। अब B जो B नॉट से जब इंक्रीज होता है वो B हो जाता है, तो इस B में दो चीजें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B नॉट एंड खुद का मैग्नेटाइजेशन है जो कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। But this N again, which was the intrinsic property of the material, it depends upon V naught। क्योंकि तुम जितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे डोमेन्स उतने ज्यादा अलाइन हो जाएंगे। So we tried to define H, which was purely external, and the rest was because of the material। So you keep on increasing H, so you keep on increasing I, H will keep on increasing। ठीक है, you keep on increasing I, H will, so initially अगर अपना 0 था you see here, यहाँ पे जाके ये कर्व फ्लैट हो रहा है। What does this mean? कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड B उसकी अपर लिमिट है। और लेट्स से जब अपन ने बताया ना ये मैग्नेटिक सब्सटेंस तो अंदर फील्ड लाइंस बनाई थी तो देयर इज ऑलवेज अ सैचुरेशन, ज्यादा फील्ड लाइंस बन नहीं सकती है। सो
यू कीप ऑन इंक्रीजिंग आई, फुल मैग्नेटाइजेशन होने के बाद अंदर बी नहीं बढ़ेगा. सो आफ्टर रीचिंग दिस लिमिट, इवन though H is increasing, even though H is increasing, B inside the magnetic field, which is the sum of the magnetization of the material and V to the external current, वो सैचुरेट हो जाता है. उसके बाद अगर अपन H इंक्रीज भी करेंगे तो मटेरियल के अंदर B इंक्रीज नहीं होगा. ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया है क्या, या कोई डाउट बचा है इसमें? एवरीवन, ये क्लियर है क्या तुम लोगों को? ओके, सो लेट मी गो बैक और वापस से डिस्कस करते हैं. मैं क्या करता हूँ, इधर आया ताकि ये अलग से रहेगा. मेरा ये मटेरियल है जिसका m जो है डिफाइंड है, जो कि इसकी प्रॉपर्टी है, विच इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, सोलेनॉइड है, उसके अंदर जो v नॉट डिफाइन था, v नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट n I. यहां तक भी ठीक है. अब अपन ने क्या किया कि जब इस मैग्नेटिक मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट किया तो अपने पास क्या हो गया, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस vm. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि v नॉट तो मेरे करंट की वजह से, और ये vm क्या है, जो मटेरियल अपन इंसर्ट किया उसका जो मैग्नेटाइजेशन उसकी वजह से. तो वी नो दैट दिस इज द इंट्रिंसिक, या इंट्रिंसिक नहीं कोई वर्ड यूज करूंगा मैं, तो भी दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. जैसा कि तुमने जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया है उसके डोमेन जिस हिसाब से अलाइन होंगे उसकी प्रॉपर्टी है. स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो डोमेन जल्दी अलाइन हो जाएंगे. So we say that Vn is equal to mu naught into n. ठीक है. So अपने पास अपन ने क्या किया, now we are going to define H as a magnetic intensity which is V upon mu naught minus n. So we are saying n which is purely the property of the material, ferromagnetic, and V is the net. तो अगर V वाला जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से प्योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो मैग्नेट का कंट्रीब्यूशन उसको हटा दिया तो रेस्ट जो है वो करंट की वजह से. नंबर करंट की वजह से क्या है, V नॉट. जब मटेरियल को इंसर्ट किया तो करंट की वजह से तो V नॉट है ही है, करंट की वजह से तो V नॉट है ही है. लेकिन ये जो Vn है जो कि मटेरियल की वजह से है, लेकिन जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल के अंदर भी डोमेन से अलाइनमेंट बढ़ता जाता है. तो जो इंक्रीज इन अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है. तो इसमें जो है ना, जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है इसमें देयर इज सम कंट्रीब्यूशन ऑफ external current. ये क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? there is some contribution of the external current. So what I define now is कि H ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड वाला जो कंपोनेंट है वो माइनस n which is purely the property of the material. अभी इसमें करंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ. So now your B becomes mu naught H plus n.
B becomes mu naught H plus M, and N is equal to xi times H. M is equal to xi times H. So this will become mu naught 1 plus xi times H. तो अब जो मटेरियल जो है जिसका अपन M लिख रहे हैं उसमें अपन ने क्या कर दिया, उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक जो उसकी प्योरली उसकी प्रॉपर्टी है और उसमें एक फैक्टर जो आ रहा है जो एक्सटर्नल करंट की वजह से आ रहा है। सो नाउ इफ यू सी B is equal to mu naught H plus mu naught psi times H. So this is purely because of the current, and this is having two things. ये मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से जिसमें xi प्योरली उसकी प्रॉपर्टी है और H क्या है, एक्सटर्नल करंट की वजह से जितना मॉडिफाई हो रहा है वो हो रहा है। So is this clear now? Now what is happening is जब अपन ने करंट को इंक्रीज करना शुरू किया जीरो से लेके तो B नॉट बढ़ता है क्या, और जो मटेरियल की डोमेन है वो भी अलग होता है। रिमेंबर जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का भी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है। व्हेन वी से M इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय B, तो वो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है दैट इज बिकॉज़ ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन। और जो अलाइनमेंट ऑफ द डोमेन है वो क्या है, सपोज now you consider like this कि you are very sincere students, okay, but जब टीचर क्लास में नहीं होता तुम लोग क्लास में randomly डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हो। now there are 3 teachers in the institute, जब सबसे lenient टीचर आता है तो तुम्हारा randomness थोड़ा सा ऑर्डर में आता है, और जब सबसे स्ट्रिक्ट टीचर आता है then you become in the purely order state, okay। so तुम सब लोगों में purely order state में आने की कैपेबिलिटी तो है, but you need a strict teacher to come into pure order। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सब्सटेंस में सारे डोमेन अलाइन तो हो सकते हैं, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन तुम कितना ज्यादा करंट अलाउ करते हो। तो जब सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे उसके बाद अगर अपन H को इंक्रीज भी करेंगे तो अंदर का भी इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज़ ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल नॉट अलाउ दैट। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना वो भी अब पानी की टंकी में जितनी पानी की कैपेसिटी उतना ही पानी भरा जा सकता है, या अगर पाइप में पानी फ्लो हो रहा है तो उसकी जो कैपेसिटी उतना ही पानी में पाइप फ्लो होगा। अगर ज्यादा पानी उसमें डालने की कोशिश करो तो पाइप बर्स्ट हो जाएगा। सो हियर वी आर रीचिंग द सैचुरेशन। अब इसके बाद करंट बढ़ाने से H तो बढ़ेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल नॉट इंक्रीज। नाउ इफ यू स्टार्ट डिक्रीजिंग दिस करंट व्हाट विल हैपन इज इट विल फॉलो दिस पाथ। और अगर तुम्हारा करंट जीरो हो गया यानी कि H जीरो भी हो गया तो B जीरो नहीं हुआ। मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन रिटेन हो जाता है, एंड जो जितना ज्यादा रिटेन करता है उसको अपन हार्ड मटेरियल बोलते हैं, और अगर कोई कम रिटेन करता है तो उसको अपन सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। तो दिस इज नोन एज रिटेंटिविटी। यहाँ पे रिटेन हो गया। अगर अपन B को रिवर्स करेंगे H को रिवर्स करेंगे अब जाके B जो है जीरो हो गया, इवन दो एक्सटर्नल फील्ड से करंट है बट ये क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको बोलते हैं कोर्सिविटी, इसको बोलते हैं कोर्सिविटी। आई विल एक्सप्लेन यू। अब अगर अपन उल्टा जाएंगे तो यहां तक आएगा, अगेन पीछे जाके सैचुरेशन हो जाएगा। नाउ रिमेंबर मैं ये सिमेट्रिक है फर्स्ट स्टेप में ऊपर कॉन्सेप्ट में। रिमेंबर अगर मैं वापस से करंट की साइकिल करूंगा देन दिस कर्व विल नॉट रिपीट इटसेल्फ। यहां जब O से A गए थे वापस A से B आए, द कर्व इज नॉट रिपीटिंग। वी से दिस इज लैगिंग बिहाइंड। तो मैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक है ना उसका
वो उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि तुमने उसको पहले मैग्नेटाइज किया है कि नहीं किया। अगर कोई ऐसा मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसको कभी भी मैग्नेटाइज नहीं किया गया, तो स्टार्टिंग में उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और अगर तुमने इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया है, अब अगर तुमने उसको बिना करंट के भी रखा तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ओके, so now there are two things here which you have to study. One is retentivity and one is coercivity. रिटेंटिविटी में क्या हो रहा है? रिटेंटिविटी में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हटा दिया तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन कर पा रहा है? दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। और कोर्सिविटी क्या बता रहा है कि अगर एक्सटर्नल कंडीशंस अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है तो कितने टाइम में वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है। सो विद दिस इज माय कोर्सिविटी। ओके, जब H इतना होगा तब ये भी अंदर जाकर 0 होगा। अगर किसी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका है, ओके, तुमने कोई हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसको सॉलिड के अंदर रखा, अब उसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड Br डेवलप हो चुका है। नाउ सपोज दैट मैग्नेट इज टेकन इनटू some place where the external magnetic field is opposing this magnetic field which is inside the material, तो क्या वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा? So how much resistance it can give so that the magnetic field inside is not destroyed, that is known as coercivity। समझ में आ गया? तो डिपेंडिंग अपॉन हमारे को कैसा मटेरियल चाहिए, हम लोग फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज, जो अपन मैग्नेटिक ट्रेन्स बनाते हैं। जो मैग्नेटिक ट्रेन्स है ना, रेल पटरी से अराउंड 6 इंच ऊपर उठ के चलती है। ओके, तो इज दिस क्लियर? ये हिस्टेरेसिस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे अच्छे खासे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। एंड देयर आर सम मटेरियल्स व्हिच आर गिवन, कौन से किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, किसकी कोएर्सिविटी ज्यादा होती है, वो सब तो तुम्हारे को बुक में से देख के उसको याद कर लेना है। एनी क्वेश्चन हियर? ओके, नाउ यू मे हैव क्या बोलते हैं materials which may have high retentivity, there may be materials which may have low retentivity but high coercivity। तो it depends upon तुम्हारा यूसेज क्या है। अगर हमारा यूसेज एडवर्स कंडीशन में यूज करने का मैग्नेट को, if our usage is such that अपन उसको एडवर्स कंडीशन में यूज करना चाहते हैं, then you need low high coercivity कि एडवर्स कंडीशन में उसकी मैग्नेटिविटी अंदर के मैग्नेटिज्म यूज नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू वांट रिटेंटिविटी मोर, तो अपने को वो मटेरियल लेना होगा जो रिटेन ज्यादा करे। दैट मींस सपोज यू आर नॉट यूजिंग इन द एडवर्स कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में यूज कर रहे हो बट तुम चाहते हो कि मैग्नेटिज्म रिटेन हो, then you have to choose for a material which is high Br। and if you are going to use it in an adverse condition, you have to choose a material which has high coercivity। okay, there may be material जिनकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, कोएर्सिविटी कम है, या कोएर्सिविटी ज्यादा है, रिटेंटिविटी कम है। and depending upon the usage you may prefer one material over the another material। okay, so this over finishes our topic for today and I will over the class here only। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट पूछना है क्या? यू कैन आस्क मी राइट नाउ।